हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो इस टाइम क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और मैं क्लास 12th के ऊपर प्लेलिस्ट बना चुका हूं जहां पे मैं चैप्टर वाइज एनसीईआरटी के सारे कंसेप्ट, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस प्लस मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवाने वाला हूं एक सिंगल प्लेलिस्ट में। तो ध्यान से हर एक वीडियो को चैप्टर वाइज ही देखना। तो चलो फिर आज हम फिर से बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेशन फंक्शन से। तो रिलेशन एंड फंक्शन का इंट्रोडक्शनल वीडियो हो चुका है, इंट्रोडक्शन में दे चुका हूं व्हाट इज रिलेशन का, ठीक है। तो जिसने वो वीडियो ना देखी हो तो उसका लिंक मैं आई टैब पे लगा दूंगा, वहां जाके पहले वो वाली वीडियो देख लेना, उसके बाद ही आप इस वाली वीडियो पे आना, क्योंकि हो सकता है कुछ बातें आपको, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो हो सकता है कुछ बातें आपको समझ में ना आए। आई बात समझ में? तो चलो फिर शुरू करते हैं आज का कंसेप्ट जहां पे हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 की। पिछली वीडियो में एक बात कर दी थी, हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 हमारे सिलेबस में है और 1.2 हमारे सिलेबस में है, मात्र ये दो एक्सरसाइज सिलेबस में है। पर मैं 1.3 और 1.4 भी करवाऊंगा, तो जिनको हायर एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है तो वो वाली वीडियो भी जरूर देखें। आई बात समझ में? और जिनको नॉलेज के लिए पढ़ना है वो भी देख सकते हैं, लेकिन जिनको सिर्फ इस एग्जाम के लिए पढ़ना है वो आराम से 1.1 और 1.2 देख के छोड़ सकते हैं, ठीक है। हाँ, पर मिसलिनियस से कुछ क्वेश्चन जरूर देख लेना जो सिलेबस का पार्ट है। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की क्लास जहां पे हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के ऊपर, ठीक है, जिसका मेन कंसेप्ट क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, कि क्या होता है इक्विवेलेंस रिलेशन और कैसे हम प्रूव करने वाले हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो करें शुरू। देखो, तो दुनिया का कोई सा रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, मात्र उसकी तीन शर्त है। मतलब क्या, इक्विवेलेंस रिलेशन है, मेरे पास आई और बोली मेरी मात्र तीन शर्त है, जो मेरी तीन शर्त मान लेगा मैं इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाऊंगी। अब बात ही भैया वो तीन शर्त कौन कौन सी हैं, तो चलो उसी की बात करते हैं। हमारे पास वो तीन शर्त हैं, एक तो होता है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन, एक होता है सिमेट्रिक रिलेशन, एक होता है ट्रांजिटिव। यानी कि दुनिया का कोई सा भी रिलेशन इक्विवेलेंस हो सकता है अगर वो मात्र तीन चीज हो जाए। तो एक तो वो हो जाए रिफ्लेक्सिव, एक वो हो जाए सिमेट्रिक, एक वो हो जाए ट्रांजिटिव। अगर कोई भी रिलेशन तीन कंडीशन मान लेता है वो अपने आप ही इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाता है। तो बात है भैया, अब हम रिफ्लेक्सिव कैसे प्रूफ करेंगे, सिमेट्रिक कैसे प्रूफ करेंगे, ट्रांजिटिव कैसे प्रूफ करेंगे? क्या ज्यादा मुश्किल है? नहीं भाई, बिल्कुल आसान है। क्या बोला मैंने? बिल्कुल आसान है। रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना बिल्कुल आसान है, सिमेट्रिक प्रूफ करना भी बिल्कुल आसान है और ट्रांजिटिव प्रूफ करना भी बिल्कुल आसान है। दिखाता हूं अभी। तो बात है रिफ्लेक्सिव कैसे प्रूफ करोगे। रिफ्लेक्सिव में हमें ये प्रूफ करना होता है जो रिलेशन ए और बी, जैसे मान लो ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब क्या कि ए और बी में कोई भी रिलेशन है तो ये प्रूफ करना होता है कि ए और बी में जो रिलेशन है ना, वही रिलेशन ए और ए के बीच में भी है, वही डिटो रिलेशन ए और ए के बीच में भी है, उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। सिमेट्रिक में क्या है, जैसे मान लो ए और बी में कोई रिलेशन है, ए और बी में कोई रिलेशन है तो बी और ए में भी वो रिलेशन होना बहुत जरूरी है, तो वो क्या बनेगा, सिमेट्रिक बनेगा। ट्रांजिटिव में क्या होता है वो समझते हैं। अगर मान लो ए और बी में कोई रिलेशन है, अब मैं मान लूंगा वही सेम टू सेम रिलेशन बी और सी के बीच में भी है, और हमें फिर प्रूफ करना होगा कि ए और सी में भी क्या है, वही रिलेशन है। आई बात समझ में? चलो, ये तुमने समझ लिया कि क्या होते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अब क्वेश्चन समझेंगे प्रूफ कैसे करते हैं। तो चलो फर्स्ट एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल फर्स्ट, इफ अ लाइन ए इज पैरेलल टू पी। एक एग्जांपल है कि अगर एक लाइन है ए, वो पैरेलल है बी के। मात्र हम कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे और उससे हम समझने की कोशिश करेंगे क्या वो रिफ्लेक्सिव बनता है, सिमेट्रिक बनता है, ट्रांजिटिव बनता है, नहीं बनता। इफ अ लाइन ए इज पैरेलल टू बी, ठीक है, कि ए बी के पैरेलल है, तो मैं बोल सकता हूं ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। इस बात का मतलब क्या है कि ए और बी आपस में क्या है, पैरेलल है, मतलब ए बी के पैरेलल है। अब जिनको पैरेलल का मतलब नहीं बताना भाई, तो भाई बच्चों ने थोड़ी सी मैथ पढ़ लेता, चलो फिर भी मैं बता देता हूँ। ए और बी पैरेलल का मतलब क्या होता है, दो लाइन पैरेलल जब होती है जब उनके बीच का डिस्टेंस वो क्या रहे, सेम रहे, ठीक है, जब उनके बीच का डिस्टेंस क्या रहे, सेम रहे हर पॉइंट पे। अब यहाँ देखते हैं, आगे समझते हैं। तो ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, ए इज पैरेलल टू बी, तो ये प्रूफ करना होगा कि ए और ए में भी वही रिलेशन है। तो हम ये बात जानते हैं, क्या बात जानते हैं, एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, कि दुनिया की सारी लाइनें खुद के तो पैरेलल होंगी ही होंगी। तो मैं समझ गया कि ए कोमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर इन दिस केस। ए कोमा ए भी क्या करेगा, इस केस से
ठीक है, बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि ए बी के पैरेलल है, तो दुनिया की सारी लाइनें खुद से पैरेलल भी होती हैं। क्यों? क्योंकि पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, उनके बीच डिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो मेरे भाई मान ले मैंने बनाई एक लाइन ए और एक लाइन फिर से बनाई मैंने ए इसी के ऊपर, तो क्या ये इसके पैरेलल नहीं है? बिल्कुल पैरेलल है। ध्यान से देख, क्यों है पैरेलल? क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 0 है। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसे सिमेट्रिक प्रूफ करने के ऊपर। हम एक बात जानते हैं क्या, कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। इस बात का मतलब क्या है? ए इज पैरेलल टू बी, कि ए बी के पैरेलल है, ए इज पैरेलल टू बी। ठीक है, तो एक सिंपल सी बात है, अगर ए बी के पैरेलल है तो मेरे भाई बी भी तो ए के पैरेलल होगा, तो बी कोमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, तो बी इज ऑल्सो पैरेलल टू ए। खत्म, ये किस्सा भी खत्म हो गया। अब ट्रांजिटिव की बात करूं तो देखते हैं ट्रांजिटिव में क्या होगा। एक सिंपल सी बात है, मैं बोल सकता हूं, सीधा वहीं दिखा देता हूं और लिखना भाई आप लोगों को है थ्योरी बना के, क्योंकि ये पूरा चैप्टर थ्योरेटिकल है। ठीक है, प्रैक्टिकल बहुत कम चीजें आएंगी इसके अंदर। अब समझते हैं यहाँ पे, तो ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, इस बात का मतलब क्या है कि ए बी के पैरेलल है। ठीक है, जैसे मान लो ये ए है, ये ए किसी बी के पैरेलल है। ठीक है, ये हो गई बी। अब मैं एज्यूम करूंगा, क्या करूंगा? मानूंगा। अब मेरी आएगी अंजप्शन। अब अंजप्शन क्या है मेरी, कि बी कोमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, कि भाई ए बी के पैरेलल था। अब मैं मान लूंगा कि बी सी के पैरेलल है, यानी कि एक सी लाइन आई जो किसके पैरेलल है? बी के पैरेलल है। तो हमें प्रूफ करना होगा, और ये प्रूफ हो चुका है। एक सिंपल सी बात है, ए बी के पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है, तो मेरे भाई दिख नहीं आता तेरे को, ए बी तो क्या है? सी के पैरेलल है। तो प्रूफ क्या हो गया हमारा? ए कोमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो इट इज ट्रांजिटिव, इट इज ट्रांजिटिव। और यहाँ पे क्या हो गया था? इट इज रिफ्लेक्सिव और इट इज सिमेट्रिक, इट इज सिमेट्रिक। क्यों? क्योंकि ए बी के पैरेलल था और बी ए के पैरेलल है, और यहाँ पे इट इज रिफ्लेक्सिव। तो अगर कोई भी रिलेशन दुनिया का रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और वो ट्रांजिटिव भी हो, तो अपने आप ही इक्विवेलेंस हो जाता है, जो कि इस केस में हो चुका है। तो उम्मीद है आपको इक्विवेलेंस समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट केस पे, जहां पे हम बात करेंगे एग्जांपल नंबर 2 की। अब बात भैया इसमें क्या होगा देखते हैं। इसी से मिलता जुलता एक केस लेते हैं। इफ अ लाइन ए इज परपेंडिकुलर, कौन सा कूलर? परपेंडिकुलर टू बी। अगर एक लाइन ए है वो बी के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर है, तो बोल सकता हूं ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। और रिलेशन क्या है कि ए बी के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर है, यानी कि ए बी के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो एक सिंपल सी बात है, अगर ए बी के परपेंडिकुलर है तो मेरे भाई क्या मैं बोल सकता हूं कि ए कोमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर? भाई नहीं बोल सकता। दुनिया की कोई सी भी लाइन खुद के ऊपर परपेंडिकुलर कैसे हो सकती है? तो मेरे भाई ए कोमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर ये लिखना था। तो नो लाइन इज परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। दुनिया की कोई सी भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती है। तो नो लाइन इज परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, देयरफॉर ए कोमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर। अगले केस की बात करता हूं। सो यहां पे क्या लिख दोगे? इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। आगे देखते हैं, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर। इस बात का मतलब क्या है? ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर। अब इस बात का मतलब क्या है यहाँ पे? सॉरी, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, ए नहीं, ए कोमा बी बिलोंग्स कि ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो एक सिंपल सी बात है, अगर ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है तो मैं बात जानता हूँ अच्छे से, बी कोमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। क्यों? फिर बी भी ए के साथ परपेंडिकुलर का रिश्ता निभाएगा। एक सिंपल सी बात है, अगर मैं ऐसे बना दूँ, ये रहा ए, ये रहा बी, ए बी, अगर ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है तो बी भी ए के ऊपर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। बहुत बढ़िया। तो ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, देन बी कोमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। मतलब अगर ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है तो देन बी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ए, ये बात लिख देना। सो इट इज सिमेट्रिक। यहाँ पे सिर्फ आपको वो बातें लिखनी भी होंगी साथ साथ थ्योरी की फॉर्म में। सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक हो गया। और ट्रांजिटिव की बात करूँ तो देखते हैं, चेक करते हैं ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, इस बात का मतलब क्या है कि ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है।
कौन सा कूलर है, परपेंडिकुलर है, यानी कि ए बी के ऊपर 90 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब मैं एज्यूम करूंगा, क्या करूंगा, एज्यूम मैं करूंगा बी कोमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, कि बी भी सी के साथ 90 डिग्री एंगल बना रही है। अब ध्यान से देखना, ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है, और बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर, तो मान लो कोई सी है और वो बी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, कोई सी है। देन ए कोमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, देख के बताना डायग्राम में, क्या ए कोमा सी भी बिलोंग्स टू आर बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा मेरे भाई। जब ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर था और सी बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर था, तो ए और सी आपस में कैसे हो गए, पैरेलल, ना कि परपेंडिकुलर, कैसे हो गए, पैरेलल। तो ए कोमा सी नॉट बिलोंग्स टू आर, ए और सी आपस में कैसे हो गए, पैरेलल हो गए, तो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, तो जो जिस रिलेशन की मैंने बात करी, इस रिलेशन में से दो चीजें प्रूफ कर पाया मैं। एक चीज सिर्फ सिमेट्रिक, ना तो रिफ्लेक्सिव प्रूफ हुआ ना ही ट्रांजिटिव प्रूफ हुआ। इसका मतलब ये हमारा रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं है। हमने एक रिलेशन की बात करी ऊपर वाले जहां पे ये इक्विवेलेंस था, नीचे रिलेशन में बात करी ऐसे एग्जांपल की जो इक्विवेलेंस प्रूफ नहीं हुआ। आई बात समझ में? हमने इक्विवेलेंस से केस समझ लिए, दो एग्जांपल भी समझ लिए। अब हम करेंगे कुछ एग्जांपल्स के ऊपर बात, और उसके बाद हम चलेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चंस के ऊपर। तो भाई वीडियो के नेक्स्ट पार्ट तक रुके रहिए। जिसको जो उतारना है स्क्रीनशॉट लेना बोल सकता है मैट्रॉन बोर्ड के सामने से। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने उस ग्रुप्स में भी बता दें, ठीक है, जिनको क्लास 12 की मैथ्स में दिक्कत आती है। आई बात समझ में? तो मिलते हैं भाई फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है मैट्रॉन बोर्ड के सामने से। चलो फिर अब हम बात करते हैं मात्र 3 और एग्जाम्पल की, और उसके बाद हम कर देंगे इस वीडियो को खत्म और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी के सवालों के साथ। तो चलो देखते हैं क्या है भाई नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने एक और लिया, वो क्या, ए इज ब्रदर ऑफ बी। ठीक है, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ठीक है। ये काफी तगड़ा क्वेश्चन है, ए इज ब्रदर ऑफ बी, काफी कंफ्यूजिंग भी है, समझने की कोशिश करते हैं ए इज ब्रदर ऑफ बी के कंसेप्ट को। पहले मैं क्या रिफ्लेक्सिव चेक करने, तो ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, कि मतलब ए और बी में रिलेशन है, और कैसा रिलेशन है कि ए बी का भाई है, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है, ठीक है। तो ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, क्या ये हो सकता है? पहले बताओ रिफ्लेक्सिव के लिए, और नीचे लिख देना भाई, जब ये लिखो ना ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, तो ए इज ब्रदर ऑफ बी, फिर लिखना ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, कि जो रिलेशन ए और बी के बीच में, क्या ए का खुद के साथ रिलेशन हो सकता है? क्या दुनिया में कोई भी इंसान खुद का भाई हो सकता है? कोई कहता घूम रहा है गली में पागलों की तरह, मैं तो खुद का भाई हूँ, हमारे घर में 2 बालक हैं, एक मैं और एक दूसरा भी मैं, ठीक है। ऐसा तो कुछ नहीं होता ना कि दुनिया में अरे कोई सा भी बंदा खुद का भाई तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब इस केस में ए कोमा ए कैसा आएगा, नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि दुनिया का कोई सा भी इंसान खुद का भाई नहीं हो सकता। तो ए कोमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं बनाएगा, खत्म। और रिफ्लेक्सिव नहीं है तो केस तो नहीं पता लग गया क्या, कि इक्विवेलेंस भी नहीं बनाएगा। चलो फिर भी फॉर्मेलिटी के बाकी चेक कर लेते हैं। अब अगला केस इससे भी इंपॉर्टेंट है, ये तो कुछ भी नहीं था, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। इस बात का मतलब क्या है कि ए बी का भाई है, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी, कि ए बी का भाई है। तो एक सिंपल सी बात है, ए बी का भाई है, क्या ए और बी में जो रिलेशन था वही रिलेशन सिमेट्रिक के लिए बी और सी में भी आएगा? क्या बी और ए में भी आएगा? क्या बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर होगा? अब तुम बोलोगे भैया अगर ए बी का भाई है तो बी भी तो ए का भाई है। अरे मेरे भाई समझाई थी नहीं क्वेश्चन को, देखो ध्यान से। अरे ए बी का भाई है, ए का जेंडर क्लियर होगा, ए मेल है, बी का हमें क्या पता, भाई था वो भाई का भी हो सकता है, और भाई वो बहन का भी तो हो सकता है। तो बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर हो, जरूरी थोड़ी ना है। तो इस केस में 2 केस बनते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं इफ बोथ आर मेल्स, इफ ऑल आर मेल्स, या फिर इफ बोथ आर मेल्स, देन बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, तो ये हमारा बन जाएगा इट इज सिमेट्रिक। तो ये बन जाएगा हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा। कब बनेगा ये केस? ठीक है, इफ ऑल मेल्स, जितने ही बंदे मैं यूज कर रहा हूं सारे मेल हैं, ठीक है। अब अगला केस समझो इसका, अगर मेल नहीं है मतलब क्या, इसी के उसमें क्या होगा, बी कोमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर। इस बात का मतलब क्या है कि भाई ए बी का भाई था तो बी तो बहन भी हो सकती है, तो बी कोमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर इफ
ठीक है, तो ये केस क्या बनेगा, इट इज नॉट सिमेट्रिक, वो सिमेट्रिक नहीं बनेगा, वो सिमेट्रिक नहीं बनेगा। कब, जब सारे मेल्स नहीं होंगे, ऑल आर नॉट मेल्स, या फिर ठीक है जब कोई भी एक मेल नहीं होगा, नॉट मेल्स, जब सारे मेल ना हो फीमेल भी हो साथ साथ, ठीक है, तो इट इज नॉट सिमेट्रिक। समझ में आ गया कि भाई हमारे पास ए का जेंडर तो क्लियर था पर बी का जेंडर हमें क्लियर नहीं है, नहीं पता मेरे भाई बी क्या है, बहन है या भाई है, बहन भी हो सकती है भाई भी हो सकता है, अगर वो भाई है तो रिलेशन सिमेट्रिक हो जाएगा, लेकिन गलती से अगर वो बहन हो गई तो वो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव भी एक नया खेल लेके आएगा इस वाले एग्जाम्पल में। वो क्या था कि एक सिंपल सी बात है, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, कि ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। अब फिलहाल मान रहा हूँ ऑल आर मेल्स, ऑल मेल्स, सारे के सारे बंदे मेल हैं, कोई भी बंदा फीमेल नहीं है, ठीक है, लड़की नहीं है, सब लड़के हैं, तो ए बी का भाई है। तो एक सिंपल सी बात है, मैं ज्यूम कर पाऊंगा बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर। अब ए बी का भाई है और बी सी का भाई है, मैंने कहा है ऑल मेल, सारे मेल हैं, तो ए कोमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अरे मेरे भाई घर में 3 भाई है मान लो, ठीक है, राम मोनू और सोनू, ठीक है, क्या नाम लिखा मैंने, राम मोनू और सोनू, मान लो घर में 3 भाई हैं, राम मोनू का भाई है, मोनू सोनू का भाई है, तो राम और सोनू आपस से भाई नहीं हुए, हो गए भाई बस। तो फिर ये हमारा क्या बनेगा, ट्रांजिटिव वाला केस बनेगा, अगर सारे मेल है तो ये कोमा सी ऑल्सो बिलोंग टू आर, इट इज ट्रांजिटिव। अब बात आई भैया जब क्या होगा, जब सारे मेल ना हो, इफ ऑल आर नॉट मेल्स। तो मेरे भाई एक बहुत तगड़ा केस आने वाला है, ध्यान से समझना। ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, इस बात का मतलब क्या है कि ए बी का भाई है, और मान लो अगर बी बहन हुई तो, क्योंकि ए तो बी का भाई है, ए का जेंडर तो क्लियर है, लेकिन अगर बी बहन हुई तो, बी फीमेल हुई तो, ठीक है, तो बी कोमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, तो बी सी का भाई है, तू मान ही नहीं पाएगा, अंजप्शन ही फेल हो गई, क्योंकि बी बहन है और कोई भी बहन किसी और का भाई कैसे हो सकती है, तो इस केस में अंजप्शन ही फेल हो गई। और जिस केस में अंजप्शन फेल हो जाती है वो सीधा ट्रांजिटिव बन जाता है। क्या बोला मैंने, जिस केस में अंजप्शन फेल हो जाती है वो केस डायरेक्टली ट्रांजिटिव हो जाता है, तो इट इज ट्रांजिटिव। कि मतलब चाहिए ये वाला केस बने, सॉरी इट इज सिमेट्रिक लिख दिया मैंने यहाँ पे, इट इज ट्रांजिटिव लिखना था मुझे यहाँ, चाहिए ये वाला केस बने, चाहिए वाला, इस केस में भी ट्रांजिटिव बनेगा, ध्यान रखना इस बात का। बस खत्म हो गया है, बहुत बढ़िया, ठीक है, छोटी सी गलती हो गई थी वहाँ, तो इट इज ट्रांजिटिव, वो भी ट्रांजिटिव हमारा। आगे चलते हैं अब हम, तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव हमने एक और एग्जांपल में चेक कर लिया। अब हम चलेंगे कुछ और बढ़िया एग्जांपल्स के ऊपर, एक एग्जांपल की मैं बात और करूंगा, 1 या 2 के ऊपर। अब देखते हैं, एक एग्जांपल देता हूँ, ए इज वाइफ ऑफ बी, ये रिलेशन है, ए बी की वाइफ है, तो ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। अब सोच के देखो, ए बी की वाइफ है, अरे कोई गली में चीख के कह रही है अरे मैं खुद की वाइफ हूं, ऐसा हो सकता है? सोच के देखो, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, हो ही नहीं सकता, क्योंकि दुनिया में कोई सी भी औरत खुद की वाइफ कैसे बन सकती है? तो मेरे भाई ए कोमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर एंड इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अगले एग्जांपल की बात करता हूं फटाफट, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, इस बात का मतलब क्या नीचे लिख देना, ए इज वाइफ ऑफ बी, तो क्या बी भी ए की वाइफ होगी? बी कोमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, नहीं। अरे भाई जब ए बी, अगर ए बी की वाइफ है तो बी तो हस्बैंड हो गया ना, बी तो मेल हो गया, तो बी यहाँ पे वाइफ नहीं होगा, तो बी कोमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इट इज नॉट सिमेट्रिक, वो सिमेट्रिक नहीं बनेगा, रिफ्लेक्सिव भी नहीं बना, सिमेट्रिक भी नहीं बना। आगे देखते हैं, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, इस बात का मतलब क्या है कि ए बी की वाइफ है, कोई दिक्कत नहीं है, हम नीचे लिख देंगे ए इज वाइफ ऑफ बी, तो बी कोमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, क्या ऐसा होगा? नहीं हो पाएगा। अरे भाई जब ए बी की वाइफ है तो बी कौन हो गया? हस्बैंड, अरे होगी वाइफ, तो बी कोमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, अरे तो बी हस्बैंड है ना मेरे भाई, तो बी वाइफ कैसे बन जाएगी सी की? वो तो हस्बैंड था, तो बी कोमा सी नॉट बिलोंग्स टू आर। इस केस में फिर से अंजप्शन फेल हो गई है, तो अंजप्शन थी ये, एज्यूमिंग स्टेटमेंट थी ये, अंजप्शन फेल हो गई है, और जब अंजप्शन फेल होती है वो ट्रांजिटिव हो जाता है सीधा, इट इज ट्रांजिटिव।
चलते हैं फिर लास्ट एग्जाम्पल की तरफ फटाफट बढ़ते हैं। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं था, सिमेट्रिक नहीं था, बट ट्रांजिटिव था। लास्ट केस में चलते हैं सीधा। ए इज फादर ऑफ बी, ए इज फादर ऑफ बी, ठीक है। आगे देखें, हाँ, तो ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। रिलेशन क्या है और बी के बीच में कि ए बी का फादर है। ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या है कि ए बी का फादर है। तो बोल सकता हूँ ए कोमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तुमने देखा कोई पागल ऐसा हो गली में यूँ बोलता हूँ मैं तो खुद का बाप हूँ। भाई ने सारे रिश्ते ही बदल दिए, जज्बात ही चेंज कर दी सारे के सारे। अरे ए बी का फादर है, अब कोई भी बंदा दुनिया का खुद का फादर कैसे हो सकता है? आई बात समझ में? तो ए कोमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये गैर कानूनी एग्जाम्पल है, ठीक है। इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, खत्म। आगे चलते हैं फटाफट। अब ए बी का फादर है, ए कोमा बी बिलोंग्स टू, इसका मतलब क्या है कि ए बी का फादर है। तो भाई बी कोमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब ए बी का फादर है तो बी तो फादर है ना, और ए बेटा है, तो बी अगले स्टेटमेंट में जाके बेटा कैसे बन जाएगा? क्योंकि मेरे भाई बाप होता है यार, बेटा होता है, तो बी कोमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इट इज नॉट सिमेट्रिक। लिख दिया फटाफट, इट इज नॉट सिमेट्रिक। चलते हैं फिर लास्ट स्टेटमेंट के ऊपर और करते हैं इस वीडियो को खत्म। ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, इस बात का मतलब क्या है कि ए बी का फादर है। अब मैं एज्यूम करूंगा, क्या करूंगा? एज्यूम, मानूंगा क्या कि बी सी का फादर है। ए बी का फादर है, मैं मानूंगा बी सी का फादर है, बहुत बढ़िया, मान सकते हैं। तो ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर पॉसिबल ही नहीं है। ए कोमा सी नॉट बिलोंग्स टू आर, क्यों? ध्यान से देख, ए बी का फादर है और बी सी का फादर है, तो ए और सी में कैसे रिलेशन होगा? दाता पोते का रिलेशन हो जाएगा मेरे भाई, क्योंकि ए तो फादर का फादर था। तो ए कोमा सी नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये बड़ा केस भी ट्रांजिटिव नहीं है, तो ये रिलेशन इक्विवेलेंस, ये भी रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं है। रिफ्लेक्सिव भी नहीं था, सिमेट्रिक भी नहीं था, और ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ। आई बात समझ में? तो हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे जिससे हमने इक्विवेलेंस रिलेशन को चेक करने की कोशिश करी। कुछ बड़े एग्जांपल थे, कुछ सारे एग्जांपल ठीक ठाक थे हमारे, ठीक है। तो मिलेंगे भाई फिर नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे एनसीईआरटी के सवालों की, यानी कि एक्सरसाइज 1.1 को ढेर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जितने क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं। तो मिलते हैं भाई फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जिसको जो उतारना है, स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है, फोटो खींचनी है वो भी खींच लेना, मेरी नहीं बोर्ड की, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। और भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना ऐसी फर्दर वीडियोस के लिए, ठीक है। जो उतारना है वो उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से।